नमस्कार एंड वेलकम बैक टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। देखिए लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो एंटीबायोटिक्स क्या है? ऐसी मेडिसिन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को या तो रोक देती हैं या उनको किल कर देती हैं। अब आपको मैंने कहा था कि थोड़ा सा पढ़ के आइए कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रोकने वाली ये जो एंटीबायोटिक्स है ये कैसे बनती हैं, क्या प्रोसीजर उनके हैं। एंड देयर इज वन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट जो आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। इन्फॉर्मेशन ये है, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स बनाई जा चुकी हैं। लेस देन 1% और ऑलमोस्ट 1% ही हैं जिनकी कोई कमर्शियल या मेडिकल वैल्यू है। व्हाई इज़ दैट? मतलब अगर 100 एंटीबायोटिक्स अब तक डिस्कवर हो गई हैं या बनाई जा चुकी हैं, उनमें से सिर्फ एक ही है जो कमर्शियली कुछ इंटरेस्ट की है या कमर्शियल कोई आपका बेनिफिट उससे आपको मिल रहा है या मेडिसिनल उसका कोई बेनिफिट है। अब आप बोलेंगे सर व्हाई इज़ दैट? बाकी के 99 में क्या दिक्कत है? तो वो भी एंटीबायोटिक्स। बिकॉज़ देखिए, बहुत सारी एंटीबायोटिक काम तो वही कर रही हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की ग्रोथ को या तो रोक देती हैं या उनको किल कर देती हैं। बट साथ में हमें ये भी इंश्योर करना है कि हमारी बॉडी के ऊपर कोई एडवर्स इफ़ेक्ट ना पड़े, हमारी बॉडी को नुकसान ना पहुँचाए। तो अगर ऐसी कोई एंटीबायोटिक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म को तो किल कर रही है पर आपकी बॉडी के सेल्स को भी साथ में डैमेज कर रही है, तो वो किसी काम की नहीं है। तो इसीलिए जस्ट एक एंटीबायोटिक होना ही सफिशिएंट नहीं है। उसको बहुत सारे क्राइटेरिया पे सही मतलब सक्सेसफुल होना पड़ता है। तभी हम उसको मेडिकली यूज़ कर सकते हैं, एज़ अ मेडिसिनल उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वैक्सीन की। अब आपने देखा है कि बचपन में, है ना, मतलब आपने अपने पेरेंट्स को देखा हो कि कभी उनकी बाजू पे इस तरह से निशान रहता है, वो बोलते हैं कि बेटा ये वैक्सीन लगी थी। तो उस ज़माने में जो वैक्सीन था उसका थोड़ा तरीका डिफरेंट था, उतने एडवांस नहीं थी साइंस। तो जो वैक्सीनेशन होती थी उसका एक दाग सा पड़ जाता था, ठीक है? जहाँ पर भी वैक्सीनेशन होगी। पर अब जो मॉडर्न वैक्सीनेशन है, आप कभी हॉस्पिटल गए होंगे, इंजेक्शन आपने लगवाया होगा, तो आपको पता होगा कि इतना भी ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई परमानेंट उसका कोई दाग नहीं पड़ता, ठीक है? तो ये वैक्सीन क्या करती हैं? ये वैक्सीन हमें बहुत सारी ऐसी खतरनाक बीमारियों से बचाती हैं, जो अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा डेडली रही हैं। कैसे बचाती हैं? मतलब डायरेक्टली दवाई दे रहे हैं, इंसान को बीमारी हुई नहीं है, उसको पहले से दवाई दे रहे हैं, ऐसा? नहीं। देखिए, जब एक वायरस अटैक कर रहा है आपकी बॉडी के ऊपर या कोई एक बैक्टीरिया जो आपको बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी हो सकती है, जिससे जैसे पोलियो की वैक्सीन है, ठीक है? तो पोलियो अगर हो गया, अब उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है, ठीक है? तो आपकी बॉडी को पहले से ही तैयार किया जाता है कि अगर ऐसा वाला बैक्टीरिया आए, पोलियो वाला, ठीक है? तो आपको उससे कैसे फाइट करना है। तो आप बॉडी को कैसे सिखाओगे? बॉडी ने तो पहले वो वाला बैक्टीरिया कभी वायरस देखा ही नहीं है वो, ठीक है? उस तरह का माइक्रोब। तो बॉडी को स्मॉल डोज़ में जिस बीमारी से बचाना होता है ना, जैसे पोलियो की वैक्सीन है, तो पोलियो वाले माइक्रोब्स आपकी बॉडी के अंदर डाले जाएँगे। कैसे? ठीक है? देख, इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स, या तो ऐसे माइक्रोब होंगे जो डेड होंगे, तो एटलीस्ट बॉडी आइडेंटिफ़ाई कर लेगी, अरे भाई ये तो बाहर का है, इसको फाइट करना है। तो बॉडी ने एक बार उसको पहचान लिया तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बिल्ड कर दी। मतलब ना डिफेंस मैकेनिज़्म बना लिया, अपनी सेना खड़ी कर ली कि अगली बार ऐसे लोग घुसेंगे तो उनको वहीं से पीट-पीट के बाहर निकालना है। ठीक है? या तो डेड माइक्रोब्स को आप बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे, या वीकेंड माइक्रोब्स, ऐसे माइक्रोब जिनको वीक कर दिया गया है ताकि आपकी बॉडी में ज़्यादा नुकसान वो नहीं कर पाएँगे। आपको हल्का-सा बुखार होगा। हल्का-सा बुखार क्यों होगा? क्योंकि ऑब्वियसली वो माइक्रोब आपको बीमारी देने की कोशिश करेगा। पर क्योंकि वो वीक है तो आपको ज़्यादा नहीं होगा कोई दिक्कत, हल्का-सा बुखार होगा और उस दौरान आपकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ हैं, जो इम्यूनिटी सिस्टम है, वो अपना डिफेंस बिल्ड कर लेगा। वो पहचान लेगा कि ये वाला माइक्रोब है। नेक्स्ट टाइम से वो वाला माइक्रोब अगर आने की कोशिश करेगा, तो इमीडिएटली आपकी बॉडी का डिफेंस रेडी है, एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं। अदरवाइज़ होता क्या है, आपको बीमारी होती है, उसके बाद उसकी एंटीबॉडीज़ बनती हैं। जैसे कोविड के टाइम पे क्या हुआ? हमने कहा कि मास इम्यूनिटी या हर्ड इम्यूनिटी धीरे-धीरे डेवलप हो जाएगी। तो जिनको पहली बार हुआ, उनकी बॉडी के अंदर कोविड से लड़ने की कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं थी। तो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ, लोग मरे भी। तो धीरे-धीरे अगर आपको मान लीजिए हल्का-सा अगर इन्फेक्शन आपको हुआ है, ठीक है? तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई। तो अगली बार अगर आपको फुल इन्फेक्शन भी हो जाए, पूरा कोविड भी हो जाए, तो आपकी बॉडी में पहले से एंटीबॉडीज़ थी, तो आपको उतना ज़्यादा एक्सट्रीम सिम्पटम्स आपके नहीं होंगे, ठीक है? आपको बुखार आएगा पर आप ठीक हो जाओगे। बट अगर बॉडी में एंटीबॉडीज़ नहीं थी पहले, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल है उससे रिकवर करना। तो ये पॉइंट होता है, ठीक है? तो जिस डिज़ीज़ के अगेंस्ट वैक्सीन लगाते हैं, उस वैक्सीन में उसी डिज़ीज़ वाले माइक्रोब्स होते हैं। या तो डेड होते हैं या वीक स्टेट में होते हैं वो।
ठीक है, क्लियर है ये? तो ये पूरी कहानी थी इसकी। तो दिस इज हाउ वैक्सीन वर्क्स। तो सेवरल डिजीजेज लाइक कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। तो देखिए, एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले डिस्कवर किया था 1798 में स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन। स्मॉल पॉक्स इज दिस डिजीज, इट वॉज अ वेरी वेरी मतलब बहुत गंदा डिजीज था ये। ठीक है, अब सारी बॉडी पे देखो किस तरह की ये इफेक्ट करता है। एंड दिस वॉज कॉज बाय दिस पर्टिकुलर माइक्रोब। उसकी वैक्सीन बन गई। अब आपको पता है कि पोलियो भी है ना, पोलियो के कब से वैक्सीनेशन इंडिया में चल रही है, तो इवेंचुअली अब हम बोलते हैं कि पोलियो मुक्त भारत हो चुका है। नेक्स्ट जो आपका माइक्रोब्स का बेनिफिट है दैट इज इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। यहाँ पर हम बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की। इसके बारे में लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम। तो बेसिक्स आर नाइट्रोजन फिक्सेशन तो आपने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है, तो इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ऑलरेडी नो। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट हमारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। अब आपने क्या इस तरह के प्लांट देखे, इस तरह का सेटअप कहीं पे देखा है? मे बी इतने लार्ज स्केल पे ना हो, पर छोटा स्केल, ऐसे बड़े बड़े से गोले, उसमें पानी होता है। ठीक है, उसमें के बीच में कुछ वो निकलता रहता है, बबल्स वगैरह से बनते रहते हैं। ठीक है, वो घूमता रहता है। देखे कभी? जिन्होंने देखे होंगे दे विल क्विकली रियलाइज कि सर ये तो सुएज ट्रीटमेंट प्लांट है। मतलब आपके बाथरूम का, टॉयलेट का सारा जो कचरा, जो सुएज है, ठीक है, वो जहाँ पर जा रहा है उसको ट्रीट किया जा रहा है वापस से। ठीक है, तो यस, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है ये। तो ये क्या करते हैं अब, क्योंकि सारे शहरों में फ्रेश पानी लाने की सुविधा तो उतनी नहीं है कि फ्रेश पानी आप हर बार कहाँ से लेके आओगे। तो जो वेस्ट वाटर है उसी को बार बार उसको ट्रीट करके वापस से यूजेबल बनाया जाता है, साफ उसको किया जाता है। अब आप सोचोगे सर वो जो बाथरूम का सारा वेस्ट है उसको क्लीन कर देते हैं। हाँ, वो किया जाता है। अब उसके भी मैकेनिज्म है, दो हैं, एक एनारोबिक है और एक एरोबिक है। ठीक है, तो एनारोबिक और एरोबिक का क्या डिफरेंस हुआ? देखिए, एनारोबिक आपको पहले बता चुका हूं मैं, एनारोबिक वो जो एयर की एब्सेंस में होते हैं, और एरोबिक जो एयर की प्रेजेंस में होते हैं। तो अब ये जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं, ये कौन से होंगे? क्लियरली दिख रहा है यार, यहाँ पे तो एयर के कांटेक्ट में है ये, तो दीज आर ऑल एरोबिक। ठीक है, ये एयर की प्रेजेंस में हो रहे हैं। और आपने देखा होगा कई बार यहाँ पर क्या होता है, ये घूमता रहता है ताकि इसको धीरे धीरे डिस्टर्ब किया जाए पानी को, ताकि पानी के अंदर एयर घुल सके। ठीक है, किसी चीज़ से उसको हिलाते रहेंगे या उसके अंदर बबल्स, है ना, एरेशन उसकी करते रहेंगे, ताकि उसके अंदर एयर का फ्लो होता रहे। तो जितनी ज़्यादा एयर उसके कांटेक्ट में आएगी, बैक्टीरिया उतनी जल्दी ग्रो करेंगे, और उतनी ही जल्दी वो जो वेस्ट है, ह्यूमन वेस्ट है, उसको डिकम्पोज करेंगे। क्योंकि ह्यूमन वेस्ट डिकम्पोज होगा तभी तो पानी धीरे धीरे आपका उसका ट्रीट होगा और वो साफ होगा। तो यस, ह्यूमन वेस्ट इज रिमूव्ड। तो एनारोबिक सिस्टम जो है दैट इज अ लिटिल एक्सपेंसिव, क्योंकि उसमें आपको उसको क्लोज रखना पड़ेगा, क्लोज टैंक्स में रखना पड़ेगा, एयर कैन नॉट गो इनसाइड। तो इसके बारे में भी आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो कि एनारोबिक और एरोबिक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट्स क्या हैं, और कितना क्लीन इस पानी को कर दिया जाता है, क्या ये दोबारा कंजम्पशन के लायक होता है। ठीक है, फिर वापस से इसको क्लोरिनेशन की जाती है, इसमें क्या किया जाता है, तो यू कैन रीड अबाउट दैट, आपको पता लगेगा। देखो, ये सारी वो इन्फॉर्मेशन है जो रियलिटी में हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हैं। एग्ज़ाम में आए ना आए, बट हमारे घर में नलकों में कहीं न कहीं ये पानी किसी न किसी का तो आ ही रहा होगा। ठीक है? तो चलिए अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज़ से रिलेटेड। तो एरोबिक्स, जैसे आपको मैं लास्ट लेक्चर में बता रहा था, एरोबिक्स इज़ अ टाइप ऑफ वर्कआउट। तो एरोबिक एक्सरसाइज़ और एनारोबिक एक्सरसाइज़ 2 तरह की एक्सरसाइज़ेज़ हैं। तो अगर आप किसी भी एक्सपर्ट को पूछेंगे तो आपको बताएँगे कि आपको अल्टीमेटली क्या अचीव करना है। आपको मसल्स बनाने हैं, आपको फैट लूज़ करना है, आपको स्टैमिना बिल्ड करना है, उसके बेसिस पे आपको एक्सरसाइज़ सजेस्ट की जाती है। कुछ को कहा जाता है कि आप जॉगिंग करिए, रनिंग करिए, ट्रेडमिल पे भागिए, साइक्लिंग कीजिए, ठीक है? और कुछ को कहा जाता है आप वेट लिफ्टिंग करो, आप वेट करो या इंटेंस वर्कआउट करो। 30 सेकंड का इंटेंस वर्कआउट किया फिर रेस्ट लो, फिर 30 सेकंड इंटेंस वर्कआउट किया फिर रेस्ट लो। तो क्या होगा, अब आपको जैसे एग्जांपल दूं मैं, मान लीजिए अगर आपने हैवी वेट उठाना है, आपने तो नहीं उठाना, आपकी एज के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है, बट अगर कोई हैवी वेट उठाता है, कभी आपने घर में बाल्टी भरी उठाई देखी होगी, तो क्या बाल्टी उठाते हुए सांस फूलती है? नहीं। साइकिलिंग करते हैं तो सांस फूल सकती है ना, धीरे धीरे ब्रीदिंग हमारी फास्ट होती है, भाग रहे होते हैं हम, ब्रीदिंग फास्ट होती है। तो भागना, साइकिलिंग, सीढ़ियाँ चढ़ना, ये ऐसी एक्सरसाइज है जिनको हम बोलते हैं क्या, कार्डियो एक्सरसाइज है ये, जिनमें आपको ज़्यादा फास्ट ब्रीदिंग करनी पड़ेगी क्योंकि एयर की इनटेक चाहिए। तो मतलब इस एक्सरसाइज के लिए एयर इनटेक चाहिए, तो दीज आर एरोबिक एक्सरसाइजेज। तो जो आपकी ये कार्डियो एक्सरसाइज है, दे आर ऑल एरोबिक, क्योंकि आपकी सांस फूलती है उसमें, आपको
फास्ट ब्रीदिंग करनी पड़ती है, आपका है ना, ब्रीदिंग बहुत फास्ट हो जाती है, हार्ट रेट बहुत बढ़ जाएगा आपका। बट अगर मैं बोलूँ कि बेटा बाल्टी उठाओ, उसको 5 बार उठाओ, नीचे रखो फिर उठाओ, फिर नीचे रखो फिर उठाओ, क्या उसमें सांस फूलेगी? बोलोगे सर नहीं। ठीक है, तो वेट उठाओ, डंबल्स उठा के उसको एक सेट मारो, क्या उसमें सांस फूलेगी? नहीं। राइट, तो ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आपकी ऑक्सीजन यूज नहीं हो रही, बॉडी ऑक्सीजन पे डिपेंड नहीं कर रहा है एनर्जी जनरेट करने के लिए, तो दे आर एनारोबिक। तो अगर सर एयर नहीं यूज कर रहा, मतलब ऑक्सीजन यूज नहीं कर रहा है, तो एनर्जी कहाँ से आ रही है? आपकी बॉडी के अंदर जो ऑलरेडी ग्लूकोज है उसको यूज कर रहा है, ये ऑक्सीजन नहीं ले रहा, उसकी डिपेंडेंस नहीं है। तो दो तरह की एक्सरसाइजेस हैं, ठीक है, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस, तो मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में तो अभी नहीं बता पाऊंगा, बट आप थोड़ा बहुत इसके बारे में रिसर्च कर सकते हो कि एरोबिक एक्सरसाइजेज और एनारोबिक। तो एनारोबिक एक्सरसाइजेज जो हैं दे फोकस मोर ऑन स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, वेट लिफ्टिंग, एंड एरोबिक दे बिल्ड योर स्टेमिना। ठीक है, जैसे कि रनिंग हो गया, उससे स्टेमिना बढ़ेगा आपका, साइकिलिंग करेंगे स्टेमिना बढ़ेगा, ऊपर नीचे सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं स्टेमिना बढ़ेगा। ठीक है, तो कुछ नया पता लगा, चलो दैट्स नाइस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब हमारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं। देखिए, सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीजेज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। यस, प्लांट्स को भी बीमारियां होती हैं और दे आर बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, आपने एक बार देखा होगा कि किसान स्प्रे कर रहे होते हैं ना, फ्रूट्स लगे हैं तो सेब है उसको स्प्रे किया जा रहा है, और फ्रूट्स हैं स्प्रे किया जा रहा है, क्यों? ताकि सड़े ना, इसके ऊपर कोई ना कोई कोई बीमारी उसको ना लगे। वो बीमारी कैसे लग सकती थी? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। ठीक है, तो सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। ये आपको पूछा जा सकता है, क्या है ये? दे आर पैथोजेंस, राइट। एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। तो खाने को सड़ाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट है, कपड़ों में लगने वाले, कपड़े को खराब करने वाले, नॉर्मली कपड़े इतनी जल्दी खराब नहीं होते पर कपड़ों में भी लग जाते हैं। ठीक है, एंड लेदर, लेदर को भी डिग्रेड करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। लेदर का मतलब जरूरी नहीं कि आपके घर की लेदर आइटम्स, अब कोई अगर एनिमल कहीं पे मरा है तो उसका जो स्किन है दैट इज बेसिकली लेदर, तो उसको डिकम्पोज करने वाले। ठीक है, या नॉर्मली भी स्किन की कुछ बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है, तो वहां पर भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो माइक्रोबायल डिजीजेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टेक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, ऐसे डिजीज जो किसी के कांटेक्ट में आने से फैल जाएं, कि आपने हाथ मिला लिया, गले किसी को लगाया, ठीक है, राइट, तो उससे आपको हो जाएगा, मतलब उसको जुकाम था अब आपको भी हो गया, राइट, तो क्या हुआ? कांटेक्ट में आने से हुआ। ठीक है, उसका जूठा गिलास आपने पी लिया, कांटेक्ट में आ गए आप, राइट। तो एक इन्फेक्टेड पर्सन से उसके कांटेक्ट में आने से कैसे हो सकता है? सामने वाले ने छींक दिया, जब आप छींकते हो तो कितने सारे फाइन ड्रॉपलेट्स होते हैं और उनमें बैक्टीरिया होंगे, और वो निकलेंगे और वो सामने वाले के मुंह पे पहुंच जाएंगे, बस वहां से आपकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे एंड आप भी बीमार हो जाओगे। तो ऐसे डिजीजेस को बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, लाइक कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, टीबी। ठीक है, राइट, तो इनसे बचने का क्या उपाय है? मास्क पहनिए। ठीक है, ताकि एटलीस्ट सामने वाला बोल रहा है, बात कर रहा है, तो उसके मुंह से बड़े बड़े छोटे छोटे माइक्रो ड्रॉपलेट जो निकलते हैं, वो एटलीस्ट मास्क आपको उनसे बचाएगा। ठीक है, बार बार हाथ को धोना है, जब बाहर जा रहे हो, बाहर से वापस आ रहे हो, तो हाथ को धो, ताकि आपके हाथ पे अगर कोई भी इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तो आप उनको साफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे डिजीज हमारे को कैसे हो सकते हैं? गंदा पानी पीने से हो सकते हैं, खाना अगर आपका बिल्कुल साफ नहीं था, आपने साफ नहीं किया, धोया नहीं, उसको अच्छे से कुक नहीं किया हुआ है, उसको माइक्रोब्स हैं उसके अंदर, तो खाने से भी हो सकते हैं आपको। आप ब्रीथ कर रहे हो, ठीक है, एयर में प्रेजेंट है माइक्रोब्स, उससे भी हो सकते हैं। गॉट इट? तो दीज आर कि कैसे कैसे हम बीमार हो सकते हैं। तो ये देखिए जरा यहाँ पे अब, ये छींका, अब ये देखिए छींका, तो यहाँ पर कितने सारे ये जो ड्रॉपलेट्स हैं उसमें ये माइक्रोब्स हैं, और ये सामने वाले तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इससे होती है समस्याएं, इससे होते हैं हम बीमार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो देर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट्स एज कैरियर्स ऑल्सो। तो कुछ तो हो गया आपको डायरेक्टली एयर से आपके बॉडी के अंदर आ गए, पानी के थ्रू आ गए, कुछ खाने के थ्रू आ गए, पर कुछ ऐसे भी होते हैं कि कुछ दूसरा इंसेक्ट ला रहा है। अब जैसे मधुमक्खी, सॉरी, मधुमक्खी गलत बोल दिया, मक्खी नॉर्मल जो,
ठीक है। हाउस फ्लाई जो है, तो हाउस फ्लाई आपको पता है हर कहीं बैठी होती है, खाना है सड़ रहा है ना, बाहर कहीं गंदगी है उसके ऊपर वहाँ होंगी, वहीं घूमती रहेंगी, उड़ती रहेंगी। तो दे मोस्ट ऑफ द टाइम दे सिट ऑन वेस्ट, है ना, दे सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा, राइट। तो वहां से क्या होगा, दिल पिकअप सम माइक्रोब्स, है ना। जब वहां से उड़ के आएगी तो उसके पास, उसके ऊपर क्या होंगे, माइक्रोब्स होंगे उसके बॉडी में काफी सारे। तो पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडीज, और वो मक्खी आके अगर आपके किसी घर पे फ्रूट के ऊपर बैठ गई है, खाने के ऊपर बैठ गई है, तो माइक्रोब आपके ट्रांसफर हो गए। तो वहीं से अब आप उस खाने को अगर खाओगे तो बीमार पड़ोगे। इसीलिए हम नॉर्मली क्या रखते थे कि मक्खियाँ जितना बाहर रहेंगी उतना बेटर है ना, मक्खियाँ नहीं आनी चाहिए, खाने को हमेशा ढक के रखना है। तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू कीप फूड कवर्ड। तो हाउस फ्लाई इज वन ऑफ द कैरियर, ठीक है। सेकंड कैरियर मच्छर, राइट। दुनिया में कितनी जाने जाती है मच्छर की वजह से। ये छोटा सा ये जो इंसेक्ट है, ये कितने लोगों की जानें ले चुका है। तो देखिए, तो अनदर एग्जांपल ऑफ कैरियर इज अ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, ठीक है। प्लेज्मोडियम, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। देखो जितनी ज़्यादा टर्म्स है ना, ये टर्म्स को याद कर लेना। और उससे बेटर आइडिया क्या होता है, जब आपको लेक्चर चल रहा है पॉज करके जो भी एक इंपॉर्टेंट टर्म लिख रही है उसको लिख लो, तो आपके पास एक शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। मुश्किल से एक पेज लगेगा, एक पेज के अंदर आपकी सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स याद करने वाला पार्ट है वो आप लिख लोगे। तो नेक्स्ट टाइम आपको याद करना है, रिवाइज करना है चैप्टर को, तो पूरे लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट अपने नोट्स को रिवाइज किया, ठीक है। तो ये आपके आप आ गया female Anopheles mosquito which carries the parasite of malaria, that is Plasmodium, and female Aedes mosquito which acts as a carrier of dengue। तो डेंगू होता है, डेंगू आपको पता है शहरों में कितना फैलता है बरसात के टाइम पे। क्यों बरसात के टाइम पे नॉर्मली क्यों फैलता है, क्योंकि जब बारिशें होंगी पानी सब जगह इकट्ठा हो जाएगा, कहीं गड्ढे बन जाएंगे, गड्ढे हैं उसमें पानी इकट्ठा हो जाएगा, वो खड़ा रहेगा। तो वैसे स्टैंडिंग पानी में, ठीक है, या घर के पीछे कुछ खाली डब्बे पड़े हैं या गमले हैं खाली, उसमें पानी इकट्ठा हो गया वो वहीं पे है, तो खड़े हुए पानी में, स्टैंडिंग वाटर में मॉस्किटोज अपने अंडे देते हैं और वहां से आपके मच्छर फिर पनपते हैं, ठीक है। तो ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, हेंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन, लाइक घर के कूलर में है कहीं इकट्ठा हो रखा है पानी, घर के पीछे कोई ऐसे फालतू पुराने कबाड़ के टायर पड़े हुए हैं, फ्लावर पॉट पड़ा हुआ है, कोई खाली डब्बे पड़े हुए हैं, कोई टूटी बाल्टी है ना, उस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं जिसमें पानी इकट्ठा हो सकता है, या गड्ढा है कहीं पे, राइट। या फिर नाली में भी पानी खड़ा हुआ है, नाली ब्लॉक्ड है, तो पानी खड़ा हो उसमें पानी में भी आपके मच्छर डेवलप हो जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे। ओके, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, तो यहाँ से हमें इसको बचाना होता है। तो दीज आर द लार्वा ऑफ मॉस्किटो, ये जो बड़े होके आपका खून चूसते हैं, ठीक है। और ये देखिए द एक्ट इन प्रोग्रेस, ये ऑलरेडी काम पे लगे हैं भाई साहब, ठीक है कि वाह, ठीक है, सो यमी। अरे ये जो इंसान है जो ये वीडियो बना रहा है, तो उसकी भी पेशेंस है कि देखो वीडियो बनाने के लिए वो अपना खून दे रहा है, मतलब। ठीक है, तो दिस आर मॉस्किटो लार्वा। चलिए अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एनसीईआरटी ने आपको चाहते हैं कि आप याद करें, वो ये है, ये पर्टिकुलर पैराग्राफ, ये पर्टिकुलर टेबल। डिजीज, ह्यूमन डिजीज, ठीक है, कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंटिव मेजर। देखिए ट्यूबरकुलोसिस, टीबी होने के पीछे क्या रीजन क्या है, बैक्टीरिया से होता है। कहाँ से आता है बैक्टीरिया आपकी बॉडी में, वो एयर के थ्रू आता है। तो उससे बचने के लिए क्या करें, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज, ठीक है, कि एटलीस्ट दूसरों से उस पेशेंट को दूर रखें जिसको ऑलरेडी हो गया है, ताकि दूसरों को ना फैले, ठीक है। देन सेकेंड इज मीजल्स। मीजल्स आपके वायरस की वजह से होते हैं, ये आपका, ये भी एयर के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर करते हैं, तो वो भी सेम प्रिवेंशन है आपका, पेशेंट को दूर रखें बाकी लोगों से। और वैक्सीनेशन जो भी दवाइयाँ हैं वो सूटेबल वो दें डॉक्टर को चेक कराने के बाद। चिकन पॉक्स ये आपका वायरस से होता है, ये एयर के थ्रू भी आ सकते हैं और किसी और को हो रखा है उसके कांटेक्ट में आने से भी हो सकता है। पोलियो वायरस के थ्रू होता है जो एयर के थ्रू या पानी के थ्रू आपकी बॉडी में आ सकता है। देन कॉलरा बैक्टीरिया इंड्यूस्ड है, टाइफॉइड बैक्टीरिया इंड्यूस्ड है, और ये आपके पानी से कॉलरा होता है या फूड से होता है, और टाइफॉइड मेनली गंदा पानी से होता है। गंदा पानी कहाँ मिलेगा आपको, स्ट्रीट फूड। बरसात के समय पे जो पानी यूज़ हो रहा है, पानी बहुत जल्दी माइक्रोब्स डेवलप हो जाते हैं, दैट इज़ द मॉइस्ट होता है ना उस टाइम एटमॉस्फेयर आपका बहुत ज़्यादा, मॉइस्चर में माइक्रोब बहुत जल्दी ग्रो करते हैं,
ठीक है? तो बाहर का खाना, बाहर पानी पीने से बचना चाहिए। पानी अपने बॉटल में कैरी करो, दैट इज़ द बेस्ट आइडिया। तो मेंटेन पर्सनल हाइजीन, वही कि हमेशा मतलब हाथ अपना धो, घर आओ तो हाथ धो, मास्क पहन के बाहर जाओ, अपनी पानी की बॉटल कैरी करो, कोशिश करो कि थोड़ा-सा हल्का-सा गुनगुना सा पानी पियो, ठीक है? तो कंज़्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, या तो आपके पास एक अच्छा प्यूरीफायर लगा हो, यूवी प्यूरीफायर एटलीस्ट, है ना? जो अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को किल कर दे, या फिर बॉयल करके उसको पीना चाहिए पानी को। हेपेटाइटिस ए ये वायरस से होता है, ठीक है? वाटर के थ्रू आता है। ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशन। मलेरिया इट इज़ कॉज्ड बाय प्रोटोज़ोआ, ठीक है? एंड ट्रांसमिशन इज़ मॉस्किटो। तो मॉस्किटो नेट यूज़ करिए सोने से पहले, ठीक है? या फिर मॉस्किटो जो रिपेलेंट होते हैं, ठीक है? वो आप क्रीम लगा सकते हैं। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज़ बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट। आप ये काम कर सकते हो कि जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स होते हैं, स्प्रेज़, आस-पास अगर बाहर के आपका पानी है, तो मुँह पे मास्क लगा के वो स्प्रे कर सकते हैं, ताकि वहाँ पर वो जो लार्वा अगर हैं भी, वो मर जाएँ, ठीक है? और पानी को कभी कभी खड़ा ना होने दें, ठीक है? नेक्स्ट, डिज़ीज़ कॉज़िंग माइक्रो ऑर्गेनिज़्म इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में कौन-कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़्म डिज़ीज़ पैदा करते हैं? देखिए, एंथ्रैक्स इज़ अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिज़ीज़। एंथ्रैक्स आपने देखा भी होगा, काफ़ी सारी वेब सीरीज़ में भी एंथ्रैक्स का नाम होता है ना? टेररिस्ट एकदम धमकी दे रहे हैं कि एंथ्रैक्स हम छोड़ देंगे। तो एंथ्रैक्स क्या है? देखिए, गूगल पे आप जाएँगे तो आपको ये मिलेगा, रेयर बट सीरियस बैक्टीरियल इलनेस caused by spore forming bacterium. It mainly affects animals. Humans can become infected through contact with infected animal or by inhaling spores. है ना? तो ये वेब सीरीज या कुछ फिल्मों में धमकी होती है कि एंथ्रेक्स से भरी हुई मिसाइल छोड़ देंगे, है ना? तो एंथ्रेक्स के स्पोर्स फैल जाएंगे और ये खतरनाक है, बहुत डेडली है ये। तो सिम्टम डिपेंड ऑन द रूट ऑफ इन्फेक्शन, कि आपको इन्फेक्शन कैसे हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि सिम्टम्स कैसे आएंगे, ठीक है? ऑडिट, और एक्सट्रीमली रेयर है, पर फिर भी इट्स वेरी डेंजरस। तो एंथ्रेक्स ह्यूमंस में भी होता है और कैटल में भी होता है, ठीक है? तो फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय वायरस। तो वो सेकंड हो गया आपका, फुट एंड माउथ डिजीज, ठीक है? तो एंथ्रेक कॉजिंग बैक्टीरिया, दीज आर द बैक्टीरिया, दीज रॉड शेप, ठीक है? बैक्टीरिया नोन एज बेसिलस एंथ्रासिस। ऑडिट, ये याद करना पड़ेगा आपको, ये इंफॉर्मेशन। तो देखिए, अब ये कुछ प्लांट वाले डिजीज हैं। तो प्लांट डिजीज, सिट्रस कैंकर, रस्ट ऑफ व्हीट, येलो वेन ऑफ, मोजाइक ऑफ भिंडी, ओकरा। तो सिट्रस कैंकर इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, एयर से ही आता है। रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय फंगस, एयर और सीड्स के थ्रू जा सकती है। और येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी, भिंडी खाने वालों देख लो, ठीक है? ये वायरस के थ्रू होता है, जो इंसेक्ट्स के थ्रू आते हैं। चलिए, अब ये क्या है, देखें थोड़ा सा। दिस इज सिट्रस कैंकर। जो सिट्रस फैमिली के फ्रूट्स हैं, उनमें ये बीमारी नॉर्मली होती है। तो आप देखते हो इसके जो फ्रूट है, उसके सरफेस पे इस तरह के छोटे छोटे से स्पॉट्स पड़ रहे हैं, और इवन पत्तियों के ऊपर भी ये स्पॉट्स पड़ रहे हैं। दिस इज सिट्रस कैंकर, ठीक है? और रस्ट ऑफ व्हीट, व्हीट चारों तरफ से ना ब्राउन से उसके ऊपर कुछ ऑर्गेनिज्म सा ग्रो करने लग जाएगा, जैसे जंग लगता है। इसे को कहते हैं, इसको रस्ट ऑफ व्हीट। ये देखिए, इस पर्टिकुलर डायग्राम है, बिल्कुल रस्ट सा दिख रहा है ये, है ना? तो ये बहुत ज़्यादा, ये अर्ली स्टेज में थोड़ा-सा ऐसा होगा, और ज़्यादा होगा तो बिल्कुल ब्राउन ही कर देगा पूरे उसको, व्हीट के प्लांट को, ठीक है? एंड मोज़ाइक वेन ऑफ ओकरा प्लांट या भिंडी। तो भिंडी का जो नॉर्मल पत्ते रहते हैं, वो हरे रहते हैं, और उसमें देखो ये जो पत्ता है, इसमें क्या हो रहा है? लग रहा है ना, बिल्कुल इसकी नसें सी हैं, वेन्स निकली हुई हैं, और वो सारी येलो हो रखी हैं। तो ये जो येलो वेन स्ट्रक्चर है इसका, दिस इज़ कॉज्ड बाय अ डिज़ीज़। अदरवाइज़ ये हरा होना चाहिए था पत्ता प्रॉपर, नॉर्मली ये पीछे जो पत्ते हैं ऐसा, ठीक है? तो ये हैं तीनों डिजीज़ कि रियलिटी में देखेंगे आप तो ये ऐसे दिखाई देते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट, फूड पॉइज़निंग। तो फूड पॉइज़निंग कभी हमने देखा होगा कि बाहर खाना खा लिया, उसके बाद एकदम से तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर को कंसल्ट किया, तो डॉक्टर ने कहा कि फूड पॉइज़निंग हो गई है। तो फूड पॉइज़निंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ स्पॉइल्ड फूड और बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बाहर खाना खाने से कई बार क्या हो जाता है, बाहर खाना आपने खाया और वो फ्रेश नहीं था, पुराना बासी खाना था, और वो पड़ा रहा, तो क्या होगा, धीरे-धीरे उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप होना स्टार्ट हो गए, और आपने वो खा लिया, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। या इवन घर पे भी ऐसा हो सकता है, पुराना खाना, बासी खाना अगर आपने ज़्यादा हो गया है, ठीक है, और आपने उसको फ्रिज में नहीं रखा था, प्रॉपर्ली स्टोर नहीं किया था, बाहर रहने दिया, तो जल्दी डिकम्पोज करने लगेगा, जल्दी खराब होगा, और उसमें टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो नॉर्मल ऐसा नहीं कि सिर्फ बासी खाना खाने से आदमी बीमार होता है, इट्स बिकॉज ऑफ कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म
उसमें जब डेवलप होते हैं, दे क्रिएट सम टॉक्सिक सब्सटेंसेस, और वो टॉक्सिन जब आप कंज्यूम कर रहे हो, दैट्स पॉइजन। पर क्योंकि बहुत कम मात्रा में वो है, ठीक है, वेरी माइन्यूट अमाउंट, दैट इज वाई जो आपको प्रॉब्लम होगी वो ट्रीटेबल होगी, पर हाँ वो ज़्यादा खतरनाक भी हो सकती है। फूड पॉइजनिंग इज ऑल्सो वेरी डेंजरस। ठीक है, तो ये है रीज़न कि फूड पॉइजनिंग क्यों होती है। डन। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फूड प्रिजर्वेशन एंड नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तब तक क्या करना है आपको पता है ना आपको, कमेंट्स में बताना एक वीडियो कैसा लगा, और मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। ठीक है, हैव अ ग्रेट डे, बाय।